बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं ज़र हिजाज़ी। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक लॉ बना था, ट्रांसजेंडर एक्ट। आज हम ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून अब्दुल रहमान एडवोकेट, और हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट को चैलेंज किया था। इनसे भी बात करते हैं। हमाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। और सर, आपसे बात का आगाज करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या और इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो 2018 में थी, शायद खाकान अब्बासी साहब का आखिरी रोज़ था गालिबन, बजट सेशन में एक लॉ पास होता है जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस थी जिसके तहत कोई शख्स जो अपनी तब्दीली जिन्स का दावा करे, उसको भी बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो जिन्स तब्दीली के बाद उसकी जेंडर को रिकग्नाइज करती है, जो कि शरिया के खिलाफ है। ट्रांसजेंडर एक्ट का असल में मकसद यही था कि पाकिस्तान में बेरारवी को रोक दिया जाए और जो इंटरनेशनल लेवल पर LGBTQ और ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान में भी एक मजमून कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौजवान शहरी हमाद हुसैन, सबसे पहले इन्होंने इसको वफाकी शरी अदालत में चैलेंज किया, जिसके बाद मैं खुद भी इसमें पटिशनर के तौर पर शामिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो शरी अदालत ने उसको खिलाफ इस्लाम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई भी कानून ऐसे कैसे पास हो जाता है? पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती होगी, पहले उसकी ड्राफ्टिंग होती होगी, फिर उसको मसवदा तैयार होने के बाद किसी की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन आपने कहा कि पहले दिन ही वो आया और पास हो गया। क्या हरकत के इसके पीछे? जी, इसका सबसे बेहतर जवाब तो पार्लियामेंटेरियंस दे सकते हैं कि जिनके वहाँ पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद थे, जो MNAs थे, जो सेनेटर्स थे। हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हम उसके मुताबिक बात कर सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस कानून में एक दफ़ा पहले भी अटेम्प्ट हुई 2015-16 में, उसके बाद 17 में भी, लेकिन वो नाकाम रही। अब जब ये कानून पास किया गया तो जब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एंड बजट वाले सेशन में और जब कौमी असम्बली बर्खास्त हो रही थी, उसकी मुद्दत पूरी हो रही थी, तो अचानक से ये बिल पेश किया गया। पार्लियामेंट में जो मौजूद नुमाइंदगान है, अगर आप प्रोफेसर साजिद मीर साहब की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो भी ये कहते हैं कि हमें अंधेरे में रखा गया। कुछ MNAs ने ये भी कहा कि हमारे पास जो ड्राफ्ट आया है उसमें सिर्फ ख्वाजा सराओं का जिक्र था, ट्रांसजेंडर का जिक्र नहीं था। प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो एक बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन है और पिछले 30-35 साल से वो बाकायदा सेनेट के मेंबर मुंतखब होते हैं और सेनेटर हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इस एक्ट के हवाले से हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट थे, उन सब ने भी बिल इत्तफाक ये बात की कि जो मसवदा हमें उर्दू में दिया गया था वो अंग्रेजी के साथ मुताबिकत ही नहीं रखता था। इसलिए ये बड़ा कनिंगली और बड़ा क्लेवरली ये बिल जो है वो पेश किया गया था, असेंबली में टेबल किया गया और उसके बाद एक ही दिन में उसको डिस्कशन के बगैर ही उसको अप्रूव कर लिया गया। इस पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि JUF की खातून नुमाइंदा खातून थी पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा भी कि इससे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं तो इसको नज़रियाती कौंसिल में रेफर किया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने इसको बस जल्दबाजी में अप्रूव करते हुए उनकी जो सजेशन थी उसको कलअदम करार दिया। माहिर हुसैन साहब, आप बताइएगा कि आपने इसको चैलेंज किया, क्या सोचा, क्या पढ़ा, क्या जानते हैं, क्या बताएंगे हमें? बस ऐसे ही एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरी नज़र से कानून गुजरा तो मैंने देखा कि ये तो काफ़ी एब्सर्ड किस्म का कानून है। वो लिटरली कानून ये इजाज़त देता है कि वैसे था आपके ख्याल में ये था क्या कि क्या क्या कानून है ये? देखें, वो बारीकियां तो अब्दुल रहमान भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मेन बात है उसमें वो ये थी कि कोई मर्द जो है वो किसी भी एज का है, वो किसी भी टाइम पे कोई मर्द या कोई मर्द ये क्लेम कर दे कि मुझे ये महसूस होता है कि मैं औरत हूँ, तो नादरा बाउंड है उसको औरत रजिस्टर करने पे और उसी हवाले से वो अपना नाम भी औरतों वाला रख सकता है। इसी तरह कोई खातून ये क्लेम कर दे कि मुझे महसूस होता है कि मैं मर्द हूँ, तो वो जो है नादरा बाउंड है कि वो उसको एज अ मर्द रजिस्टर करे और वो उसका मर्दों वाला नाम रखे। तो मेरा तो उसमें सबसे बड़ा उसमें कंसर्न यही था कि इसमें जो एक होमोसेक्सुअल मैरिजेस का ही दरवाज़ा खुल जाएगा और उसके अलावा जो है जो इस्लाम ने तो सारे अहकामात जो ख़ास तौर पर वरासत के हैं और अदरवाइज है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द औरत के हिसाब से हैं। तो कोई मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है तो वो अपने आप को औरत रजिस्टर कर दे, और इसी तरह कोई औरत है वो अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहती है या कोई राइट ऐसा लेना चाहती है जो कि मर्द के तौर पे उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर सकती है। तो ये इन्होंने इसको एक वेरिएबल बना दिया जेंडर को, जो कि हिस्टोरिकली इंसानियत इसको एक स्टैटिक चीज़ समझती थी। तो इस चीज़ को मैंने जो है
इस्लाम में तो ख़ास तौर पे आप जो है तख्लीक को बदलने की भी ममानियत है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ऐसे मर्द पे जो औरतों का हाल हुली अपनाता है उन पे लानत फरमाई, और इसी तरह ऐसी औरतें जो मर्दों का हाल हुली अपनाते हैं उन पे लानत फरमाई। तो हमें इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक तो ये कानून बिल्कुल जो है, आप समझते थे कि इस्लामी इक़दार के बिल्कुल मुनाफी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल है सिर्फ इस्लामी इक़दार नहीं बल्कि इस्लामी अहकामात के भी मुनाफी था। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आपने ये अभी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि 15 और 17 में भी ये कोशिश हुई, तो ये भी तो इसी गवर्नमेंट का टेन्योर था गालबन, और फिर ऐसे क्या चीजें थी कि वो पहले और 2 दफा रिजेक्ट हुआ या ना हो सका और तीसरी दफा ये बन गया, क्या समझते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं नेशनल असम्बली की, और अगर आप सेनेट की भी सारी वो प्रोसीडिंग्स को निकालें तो उस पर ये मौजूद है। मैं इसमें सिर्फ मुख्तसरत यही कहना चाहूँगा कि 2015 में भी जिन साहिबा ने ये बिल पेश किया उसमें सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा थी। इससे पहले भी एक खातून मेंबर पार्लियामेंट ने इस हवाले से बिल पेश किया, लेकिन उस पर रेजिस्टेंस आई तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो अब ये नाम चेंज करने के बाद और कुछ चीज़ों के इजाफे के साथ ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव बिल था, और इसमें जो इंटरेस्टिंगली और जो हमाद साहब की पटिशन में भी जो पॉइंट रेज किया गया था कि जो इंडिया में कानून आया वो और जो पाकिस्तान में आया उसकी ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि उस वक्त एक फ़र्क था और बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। जो इंडिया का कानून था उसके अंदर मेडिकल बोर्ड की गालबन प्रोविजन मौजूद थी, और पाकिस्तान में तो इतना ही एडवांस था कि इसमें मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन है ही नहीं, रखी ही नहीं गई। अच्छा सर, जिस तरह के इन्होंने हमारे साहब ने कहा कि ये बुनियादी इस्लामी इक़दार के या इंसानी इक़दार के मुनाफी था कि अगर किसी ने बचना है, उसके मर्द होने के हकूक़ से बचना है तो वो अपने आप को औरत कह दे, और अगर किसी औरत ने अपने उस हकूक़ से बचना है तो अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दे। तो ये तो जो इंसानी इक़दार हैं ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ नहीं है, आपके क्या समझते हैं? जी, ये सबसे पहले तो ये जो कानून है ये वुमेन राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट। देखें आपकी जो ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल अनसेफ होगी। जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उनको चाहिए था, चाहे वो वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हों, वुमेन कॉलेजेस हों, इसी तरह उनके जो सफ़र करने की सहूलतें हैं, इसी तरह उनके जो वाशरूम्स हैं, वो सारे के सारे इनसिक्योर इसलिए हो गए कि कोई भी मर्द वो अपनी फीलिंग्स की बुनियाद के ऊपर, जो बड़ा फिट हेल्दी मर्द है वो भी अपनी फीलिंग्स और अपनी इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर अपने आप को औरत डिक्लेयर करवाए, और फिर जो औरत के लिए और ख़वातीन के लिए मखसूस फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं उसको इंजॉय करे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा अटैक है वुमेन राइट्स के ऊपर ये कानून। ये सिर्फ ये नहीं कि खिलाफ कानून इस्लाम है, बल्कि ये वुमेन राइट्स के भी काफ़ी सख्त खिलाफ है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये क्या, कौन से मुहर्रिकात थे, बैक पेज क्या था, कोई इदारे थे, कोई आलमी इदारे थे, था क्या, आप क्या कहेंगे? इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर एक यूनाइटेड नेशंस ने एक अपना इदारा कायम किया UNFE के नाम से, यूनाइटेड नेशन फ्री एंड इक्वल। उसके तहत ये कहा गया कि जी हर आदमी को ये आज़ादी हासिल होनी चाहिए, हर शख्स को ये आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो अपनी जेंडर को अपनी फीलिंग्स के मुताबिक रिकगनाइज करे। यही वो बुनियादी इख्तलाफ है कि जहाँ से इस्लाम और आलमी कवानीन एक दूसरे से मुतसादिम है, और चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है, इसका जो मज़हब है वो रियासती मज़हब वो इस्लाम है, और पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, तो इसलिए पाकिस्तान में इस कानून की चाहे आलमी ताकतें इसको इन्फोर्स भी करें इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। हमारे साहब, आपने जब चैलेंज किया था इस कानून को तो क्या कुछ रुकावटें आई और क्या सीखा आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? आपने इस लॉ को चैलेंज किया, क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी रुकावट नहीं आई। इनिशियली जो है बस ये अदालत मुझे ये कहती थी कि आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ गलत है, ये आप इसको जो है सही इंटरप्रेट नहीं कर रहे। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर जो ICJ की रिपोर्ट थी और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जैसे रिपोर्ट किया, वो मैंने दिखाया कि देखें ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, इंटरनेशनल एक इदारा है जिसमें जजेस होते हैं दुनिया भर से, उन्होंने भी उस कानून को इसी तरह ही समझा, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ऐसी रिपोर्ट किया कि इस कानून के तहत अब जो है पाकिस्तान में हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से जेंडर सेलेक्ट कर ले। तो फिर अदालत ने इस बात को अंडरस्टैंड किया, और फिर जो एक तो फॉर्मल तरीक़ाकार है, नोटिस हो गए फेडरेशन को और रिस्पोंडेंट्स को, तो चलता रहा सिलसिला काफ़ी हेल्दी। उसमें डिबेट्स हुई, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेडिकल के लोगों ने, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया।
अब्दुल साहब, ये बताइएगा, जब अल्लाह ने एक बंदे को एक सिर्फ तख्लीक कर दी तो उसको फिर चेंज करना, तो क्या समझते हैं अखलाकी, कानूनी और पहलू क्या कहते हैं, दीनी हवाले से या इंसानी हवाले से? देखें, इस कानून के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज है ना, सेक्शन 2(1), उसके अंदर एक है जेंडर एक्सप्रेशन और एक जेंडर आइडेंटिटी। अगर आप सिर्फ इन्हीं को, बाकी दो कानून को हम फिलहाल डिस्कस ना भी करें, अगर इन्हीं दो प्रोविजंस को आप पढ़ें तो उसके अंदर ये बिल्कुल अलाउ किया गया है कि कोई भी शख्स अपने एक्सप्रेशंस को, यानी वो अपने इजहार के लिए, मसलन मैं एक मर्द हूं तो मैं खवातीन के कपड़े पहनकर खुद को खातून जाहिर करूं, तो कानून के तहत रियासत को पाबंद कर दिया गया कि उसको वो खातून ही तस्लीम करे। इसी तरह मुआशरे को भी कर दिया गया। तो ये जो एक्ट है, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी हर मज़हब में, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सब के अंदर ये इलीगल था और अनरिलीजियस इसको डिक्लेयर किया गया था। अब जब एक मुल्क ही इस्लामी है, उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है। ये तो एक सिर्फ यूरोप की और मगरबी ताकतों की नकाली करते हुए ये कानून यहाँ पे पास किया गया, जिसके पीछे एक मखसूस एजेंडा है। और यही वजह है कि आज इसराइली पार्लियामेंट जब भी यूएन की फोरम के ऊपर कोई भी तकरीर वगैरह करते हैं तो जेंडर इंक्लूजन की या जेंडर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और पाकिस्तान को हदफ बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मसाइल हैं, इसको ख़त्म किया जाए और इनको डीक्रिमिनलाइज़ किया जाए, सेम सेक्शुअल एक्टिविटीज़ हों, इनको भी डीक्रिमिनलाइज़ किया जाए। तो एक बैरूनी ताकतों का, आलमी ताकतों का एक मजमूम एजेंडा है और ये उसकी सीढ़ी है जिसको इंशाल्लाह हमाद भट्ट साहब की जो पटिशन है उसकी वजह से इसको रोक लगी है। तो सर, ये जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, तो ये बाकी जो बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये इतना लीनियंट कानून तो जो है वेस्ट में भी कहीं नहीं है। इवन इंग्लैंड में भी इस पे जो है मेडिकल गेट कीपिंग है ट्रांसजेंडर्स पे, और वो जो इंडिया के बिल का भी रेफर किया जा रहा है उसमें भी मेडिकल गेट कीपिंग थी। हमारे उसमें कोई मेडिकल गेट कीपिंग नहीं थी। बस हमारे कानून में ये है कि कोई महसूस करता है और क्लेम करता है कि भाई मुझे महसूस होता है कि मैं औरत हूँ, तो उसको जो है औरत रजिस्टर करें। यानी मादर पिदर खुली है, जैसे आपका दिल करे ऐसे करना। और कोई ये भी नहीं, इवन इंग्लैंड में भी ये है कि जब मेडिकल गेट कीपिंग के बाद भी जब आप एक दफ़ा आप डिक्लेयर हो गए तो उसमें मतलब कानून इस तरह का है कि आप समझ लें कि वंस अ ट्रांसजेंडर इज ऑलवेज अ ट्रांसजेंडर। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नहीं है। आज आप मर्द हैं, कल औरत हैं, कल ट्रांसजेंडर वुमेन है, कल ट्रांसजेंडर मैन है। तो सर, ये तो असनाफ के साथ मजाक नहीं है अब्दुल साहब? जी, ये बिल्कुल खुला मजाक है, बल्कि अल्लाह की तख्लीक के साथ भी मजाक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस्लामी अहकामात के साथ मजाक है। देखें, सबसे एक बड़ी कन्फ्यूजन जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट के हवाले से लोगों में पाई जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। वो आज तक हमारे उलमा को भी कहीं को समझ नहीं आई, और कई दफ़ा मेरे साथ उनकी जब बहस होती है तो उनको जब मैं कायल कर लेता हूँ वो इसी हवाले से होती है कि ट्रांसजेंडर एक डिफरेंट आदमी का नाम है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद वो पैदाइशी ऐसी खिलकत का नाम है या ऐसी मखलूक है कि जिसके अंदर कोई उज़र पाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे ट्रांसजेंडर नहीं, बल्कि जिसके अंदर पैदाइशी तौर पर कोई ऐब या सुकम हो जिस्मानी तौर पर, उसको इंटरसेक्स कहा जाता है। जबकि ट्रांसजेंडर एक कामिल मर्द या कामिल औरत है जो अपने आप को तब्दील करके अपनी सेल्फ परसीव्ड फीलिंग, यानी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर और अपने महसूसात की बुनियाद पर खुद को कहता है कि नहीं, मैं बेशक मैं मर्द हूँ, जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल मर्द हूँ, लेकिन मुझे औरत समझा जाए। तो ये एक बड़ी गलत फहमी है। इन 3-4 टर्मिनोलॉजीज पर काम करने की ज़रूरत है क्या, ताकि लोगों को पता हो जिसमें एक ट्रांसजेंडर क्या है, फिर इंटरसेक्स क्या है, और फिर ख्वाजा सरा क्या है। इन तीनों टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लीगल जो डेफिनेशंस है उसमें तो कोई भाम नहीं है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। लीगल एक्चुअली है भी ऐसा ही कि ट्रांसजेंडर उसी को कहते हैं कि जो मर्द है और उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया औरत में। जिस तरह ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे जाना ट्रांसपोर्ट है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, इसी तरह एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना ट्रांसजेंडर है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसका मफहूम पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रहमे मादर में ग़ालिबन 4था-5वां हफ्ता होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को हुक्म देता है कि आप जाएं और इसमें रूह फूंकें या उसमें जिस्मानी जो साख्त है वो तश्कील दें। तो फिर वो फरिश्ता अल्लाह ताला से सवाल करता है कि या अल्लाह, मैं इसको क्या बनाऊं, मर्द बनाऊं या औरत? तो अल्लाह ताला उसको मर्द या औरत का जब हुक्म देते हैं, उसके बाद ये इंदराज एक सहीफ़े में कर दिया जाता है जो कि अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है। और हदीस का मफहूम और का आखिरी अल्फाज जुमला ये है कि जब अल्लाह ताला ये चीज़ें, सारी चीज़ें हुक्म दे देता है फरिश्ते को और उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाता है, फिर उस सहीफ़े की एंट्री को
यानी उस रजिस्टर में जो इंदराज किया जाता है उसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। अब ये कानून इस बात की इजाज़त देकर अल्लाह के अहकामात से, हदीस नबविया से सरीहन मुतसादिब है। अच्छा सर, जब ये कानून बन गया, नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब आई तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, जरा इसका तो बताइएगा। देखें, अगर हम मेरिट पर बात करें और किसी किस्म की कोई जानिबदारी का तासुर ना दें, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस बिल को पेश करने वाली खातून सेनेटर रुबीना खालिद और उनके जो साथी हैं, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। नून लीग के दौर में ये पेश हुआ तो नून लीग के किसी भी रुकन ने इसको अपोज नहीं किया, हालांकि पार्लिमानी लीडरान के तहत पूरी उनको स्टडी किया जाता है, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया, किसी ने भी इसको एग्जामिन करना मुनासिब नहीं समझा, इनकी जानिबदारी थी। फिर इसके अलावा जो स्पीकर अयाज सादिक साहब थे, उनके पास जब एक ऑब्जेक्शन आ गया कि ये इसको नज़रियाती कौंसल रेफर किया जाए, तो उन्हें चाहिए था कि कानून साजी एक बड़ा हसास मामला है, ऐसा ऑब्जेक्शन जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो उनको इसको रिमूव करके इसको पास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी उजरत में इसको पास किया। यानी कि आप कहते हैं कि खुद से अयाज सादिक साहब जी जिम्मेदार। और इसके बाद जो रियासत मदीना के दावेदार थे, उन्होंने इससे भी ज्यादा घिनौना फेल ये किया कि इस एक्ट के ताबे जिस तरह हर कानून के ताबे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, तो ट्रांसजेंडर रूल 2020 के नाम से जो कानून साजी की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसमें, इमरान खान साहब के दौर में शीरी मजारी साहब इसकी इंचार्ज थी, उन्होंने जो ट्रांसजेंडर रूल वजह किए, उसमें तो इस एक्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एक्ट की मंजूरी में अगर पार्टी की बुनियाद के ऊपर भी आप बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों पाकिस्तान में इस मजमूम नापाक कानून को लाने में इन्होंने हरावल दस्ते का काम किया है, और अवाम को चाहिए कि अपने अपने तौर पर अपनी पार्टी वाबस्तगी को अपने बिल्कुल साथ रखें, लेकिन इन लोगों का मुहासबा जरूर करें। सर, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें भी कुछ काम हुआ था जी। अफसोसनाक सूरत हाल ये है हिजाजी साहब के, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, वो भी इसमें सरबराह थे। उनके दौर में ये हुआ कि जब ये ट्रांसजेंडर एक्ट शरीयत कोर्ट में चैलेंज हुआ था और प्रोसीडिंग बड़ी तेजी से कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही थी, तो आजम नज़ीर तारर साहब ने पहले सेनेट में एक बड़ा अबसर्ड किस्म का बयान दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब अवाम में गज़ो गज़ब ज़्यादा पाया गया, और उनके हमरा कमर जमान कायरा साहब मौजूद है जो आज तक भी रिकॉर्ड पर है। उन्होंने अवाम के साथ एक चीज़ का वादा किया कि अगर इस कानून में कोई कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज़ पाई गई और शरीय अदालत ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, तो हम शरीय अदालत के फैसले को मिनो अन तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनली बात की जाए तो इस कानून को ना सिर्फ इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने, जो कि आर्टिकल 230 सब आर्टिकल 4 के तहत तश्कील पाई गई, उसने भी इसको कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार दिया। इसके बाद जो वफाकी शरई अदालत का फैसला आया, उन्होंने भी इसकी बहुत सारी दफात को कुरान और सुन्नत से मुतसादिम करार दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसके खिलाफ शरीयत अपील फाइल कर दी है, जो आज तक पेंडिंग है, और पता नहीं सूद की पटिशंस की तरह इसको 20 साल लगे, 30 साल लगे, 10 साल लगे। तो अब मामला सुप्रीम शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे जजेस को, जो कि सियासी फैसलों को तो फिलफोर वो उस पर फैसले सादिर फरमा देते हैं सियासी मुकदमात में, और मीडिया में हाईलाइट करते हैं, लेकिन इस किस्म की पटिशंस के ऊपर और अपीलों के ऊपर वो 20-20 साल पेंडिंग पड़ी रहती हैं, कोई फैसला सादिर नहीं करते। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि बतौर पार्टी सरबराह और पीडीएम की गवर्नमेंट, मौलाना फजलुर रहमान साहब सरबराह थे, तो कुछ मजबूरियां थी, कुछ ना कर सके, या क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में तो वो अपनी पार्टी के लीडर हैं और पीडीएम के सरबराह भी थे, तो वो ज्यादा अपना बेहतर मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन में नहीं थे कि इसको रिमूव करते या इसके बारे में कुछ मजीद अच्छी, यानी उसके जो शरई अहकामात हैं उसकी रोशनी में इसको चेंज करने की कोशिश। देखिए, एक चीज़ जो आपके सवाल में मिस हुई है और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस पटिशन में, इस मुकदमे में शरई अदालत में जमीयत उलमाए इस्लाम की जो बाकायदा इसमें फरीक बनी थी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इसमें उनके वकील थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए और हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ काफ़ी जंग की। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह होने के नाते मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद भी इसके खिलाफ बयान दिए, लेकिन वो क्यों ना कोई मौसर किरदार अदा कर सके इस कानून के खात्मे के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर खुद बता सकते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी ताकत है, अगर वो अपने मुतालबात में इसको सर फहरिस्त रखे तो मेरा ख्याल है कि ये कानून कल कदम हो सकता है। सर, बयान देने की हद तक अगर बात की जाए तो हमने
पीडीएम की गवर्नमेंट बनाई, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो काम किए। तो क्या ये भी मुल्क के वसीतर कौमी मफाद में, या ये फैसला भी वसीतर कौमी मफाद में किया गया था, रियासती मफाद में? ये अब आप मेरी दुखती रगों पे हाथ रख कर अपना स्टेटमेंट ऐसा लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें मोहतात इसलिए होना चाहूँगा। बहरहाल एक अफसोसनाक चीज़ ये है जो मैं यह आपके प्रोग्राम के वसासत से हाईलाइट करना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो दीनी सियासी जमातें हैं उनकी मुझे नाकामी महसूस होती है कि वो पार्लियामेंट के फोरम पर बिल्कुल नाकाम है। उनके पास कोई थिंक टैंक नहीं है, वो कोई भी जमात हो, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहता। तमाम दीनी जमातों के पास कोई थिंक टैंक नहीं है, उन्हें नहीं पता लेजिस्लेशन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली ट्रेंड क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ताकतें क्या कर रही हैं। इस हवाले से उनको चाहिए कि अपने थिंक टैंक डेवलप करें और जो कानून साजी के लिए मसौदात पेश हों उनको अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद उसमें अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे माहिर कानून अब्दुल रहमान एडवोकेट, ट्रांसजेंडर एक्ट को चैलेंज करने वाली पर्सनालिटी जिनका नाम हम्माद हुसैन है, ये हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बातें हुई। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और अपनी राय से नवाजिएगा। हमारे प्रोग्राम को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।